वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। पीआईएल का ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर आज हम और कुछ दूसरे टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 4 टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ पीआईएल प्रैक्टिस, दूसरा है रेगुलेशन ऑफ पीआईएल, पीआईएल को रेगुलेट कैसे किया जाए कि ये प्रॉपर्ली जो है इसका इफेक्ट पड़े लोगों के ऊपर, सोसाइटी पर, और उसके अलावा लीगल सर्विस एंड एजुकेशन इंडिया में कैसे काम कर रहा है, और पैरा लीगल सर्विस की हम बात करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पीआईएल प्रैक्टिस। जैसा कि हमें ये पता है कि पीआईएल सोसाइटी में से कोई भी आकर लगा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन एग्रीव्ड हो ही। उसके पब्लिक राइट्स हैं जो इन्फ्रिंज हो रहे हैं या हो सकते हैं या किसी और के हैं, लेकिन उसका पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। और अगर पर्सनल इंटरेस्ट शामिल है भी तो वो इंटरेस्ट सिर्फ पर्सनल नहीं होगा बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो पीआईएल में आ सकता है। एडवोकेट्स भी लगाते रहते हैं और जनरली एडवोकेट्स और एनजीओ ही लगाते हैं, और कोई व्यक्ति जल्दी से सोसाइटी में से निकल के सामने नहीं आता जो पीआईएल लगाए। अब पीआईएल जो है ये ऐसे ऐसे मैटर्स के ऊपर लगाई जाने लगी हैं जिसके लिए पीआईएल लगाने का कोई सेंस जल्दी से नहीं बैठता। जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको इफेक्टिव वे में डिपार्टमेंट को काम करवाने के लिए हम पीआईएल लगा रहे हैं। तो इस तरह से पीआईएल का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है बजाय उसके सदुपयोग के, क्योंकि पीआईएल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी, चाहे वो एडवोकेट हो या कोई एनजीओ हो या कोई भी व्यक्ति अगर पीआईएल लगाता है तो वो सेम डे या उसके अगले दिन सुर्खियों में आ जाता है, क्योंकि उसके बारे में मीडिया अच्छे से उसका प्रचार करती है कि इस मैटर के ऊपर पीआईएल लगाई गई है कोर्ट के अंदर जो इस तरह का मुद्दा है। फिर उस मुद्दे को खूब उछाला जाता है तो वो व्यक्ति जो सुर्खियों में आ जाता है, तो लोग जनरली सुर्खियों में आने के लिए ऐसा करते हैं। इसके अलावा जो एडवोकेट्स हैं वो भी पीआईएल लगाते हैं इसलिए कि पब्लिक इशू है, लेकिन साथ ही इसका दुरुपयोग किया जाता है इस तरह से कि वो इस आड़ में अपनी प्रैक्टिस को और बेटर करने के लिए, थोड़ा सुर्खियों में आने के लिए भी वो ऐसा करते हैं। ये सब चीज़ें आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी लिखी हुई। और जब भी कोई, जैसे हम बात करते हैं एडवोकेट की, अगर वो इस मैटर को जो पीआईएल का है लाता है तो अचानक से हम ये देखते हैं कि उसके पास जो उसका प्रोफेशनल ग्रोथ है वो अचानक से उसकी बढ़ती है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ाने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पीआईएल का मिसयूज है कि वो पीआईएल के आड़ में कुछ दूसरी चीज़ें कर रहा है जो गलत तो नहीं है, लेकिन वो जो है प्रोफेशनल नहीं कह सकते उस चीज़ को हम। तो पीआईएल का दुरुपयोग काफ़ी हो रहा है। इसके अंदर 2 टॉपिक आपके सिलेबस में कवर किए गए हैं, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीआईएल डिसीजन। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम में कैसे आई? कोर्ट ने पीआईएल के अंदर कोई जजमेंट पास कर दिया। अब कोर्ट खुद जाकर तो देखने से रही कि वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन तो यहाँ लगती नहीं है सिविल कोर्ट की तरह से कि एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगाई जाए और वैसा करवाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अपने आप में ही एग्जीक्यूशन जजमेंट की तरह से ही काम करते हैं कि एक बार जो आपको कह दिया है वो आपको करना है, अलग से एग्जीक्यूशन जजमेंट पास नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर उस पीआईएल के डिसीजन का नहीं हो रहा है तो क्या किया जा सकता है? पहली बात तो ये कंटेम्प्ट, ये इसका एक ऑप्शन है, या फिर हमारे जो न्यायाधीश हैं वो भी काफी सतर्क हो चुके हैं। अब वो भी टाइम टाइम पर उन जगहों पर जाकर विजिट करके आ जाते हैं, और एकदम सडन विजिट होती है उनकी, ठीक है ना। अब ये सब चीजें थोड़ी बिहाइंड द कर्टेन होती है जो जल्दी सामने नहीं आती है, ठीक है ना, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सडन विजिट होती है उनकी, वो वहां पर जाते हैं या किसी और ऑफिसर को वो इस तरह डायरेक्शन देते हैं कि जाकर वहां पर चेक करके आओ कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। और ये सब ऐसा नहीं है जजमेंट आस पास किया और 4 दिन 8 दिन बाद में चेक हो गया था, ऐसा नहीं है। वो कभी भी अपने प्लानिंग के अनुसार इस
मिशन को अंजाम देते हैं। तो ऐसा होता है, दिस इज ट्रुथ, जो लोगों को नहीं पता है, लेकिन ऐसा होता है, ये पीछे की बातें हैं जो होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन जजमेंट का हो पाए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि न्याय सिर्फ दिखना नहीं चाहिए, न्याय होना भी चाहिए, ठीक है ना। आप जजमेंट देखकर दिखा रहे हो कि हाँ हमने जजमेंट पास कर दिया है, तो ये काफ़ी नहीं होगा, बल्कि एक्चुअल में जो हमने जजमेंट पास किया है वो ऑन ग्राउंड काम करे। अगर किसी बैकवर्ड क्लास के लिए जजमेंट पास किया गया है तो उनको वो बेनिफिट मिले भी, ठीक है ना। अगर एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई जजमेंट पास किया गया है तो वो जजमेंट एजुकेशन को प्रभावित करे भी। अगर ऐसा नहीं है तो बात सिर्फ पीआईएल की नहीं है, वो कोई सा भी जजमेंट हो, किसी भी रिट का भी हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की कमी हम कहीं ना कहीं देखते हैं, क्योंकि जजमेंट जो पास हो जाते हैं, कोर्ट जजमेंट पास करते हैं, और कोर्ट के लिए भी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक मैटर के अंदर जाकर चेक करे या करवाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसी का फायदा उठाया जाता है और उस मामले के अंदर जजमेंट पास किया है उसके अंदर थोड़ी ढिलाई कर दी जाती है कि जल्दी से उसको या तो माना नहीं जाता या फिर लंबे टाइम तक ही नहीं माना जाता। तो जो व्यक्ति पीआईएल लेके आया था, अब वो वापस उसके कंटेम्प्ट में उलझना नहीं चाहेगा, क्योंकि पीआईएल हो या कोई सा मैटर हो, कोर्ट के अंदर टाइम तो लगता ही है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पेश किया और 1 महीने में जो है खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, मैटर लंबे चलते हैं। ये प्रोविजन है, आप हाई कोर्ट रूल्स पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा कि पीआईएल की सुनवाई रोजाना की जाएगी, लेकिन उसमें ये छूट भी दे रखी है कि अगर रोजाना सुनवाई प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो तो जल्द से जल्द ही उसमें तारीख दी जाए, ना कि लंबी लंबी। लेकिन वही है कि पीआईएल हमारे खूब सारी लगती हैं। हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, पीआईएल की सुनवाई करने के लिए अलग से बेंच बना रखी है, ठीक है ना। वो बेंच पीआईएल की कैसे ही सुनती है, रोस्टर चेंज हो सकता होगा जजेस का, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बेंच का जुरिडिक्शन पीआईएल मैटर्स को लेकर हमने कर रखा है। और हालात तो ये हो चुके हैं कि पीआईएल मैटर इस साल से पहले के जो पेंडिंग पड़े हैं उसको ये बेंच सुनेगी और उससे आगे वाले जो है वो ये बेंच सुनेगी, ये कंडीशन आ रखी है। वो इसलिए क्योंकि अनशंट पीआईएल के मैटर्स लगे जा रहे हैं और जल्दी से कोई पिटीशन को खारिज करना भी आसान काम नहीं होता है, ठीक है ना। अगर वो वास्तव में पब्लिक इशू है, वास्तव में पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको जल्दी से खारिज भी नहीं कर पाओगे, अदरवाइज वो पब्लिक एट लार्ज को एडवर्स इफेक्ट डाल देगा। इसीलिए एज जज जो रोल प्ले करना होता है वो इतना आसान नहीं है। हमें जज बनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में जज बनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं वो बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तो आप में से जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें कि जज बनने का सपना देखना चाहिए, जज बनना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आप उसके लिए भी तैयार रहें। नीड फॉर क्लैरिटी, सर्टेनिटी एंड एफिकेसी ऑफ पीआईएल एडजुडिकेशन। अब जरूरत आ जाती है कि जब जजमेंट वो इफेक्टिव रूप से अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी पॉसिबल हो आप वो सब करिए। आप कमीशन बिठा सकते हैं, आप इंक्वायरी करवा सकते हैं टाइम पर, ठीक है ना, जैसे अभी आपको मैंने बताया। तो वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो फिर वो जजमेंट सिर्फ एक कोरा कागज़ हो गया। कोई कागज़ है, कागज़ के ऊपर आपने लिख दिया कुछ जजमेंट, वो शब्द लिख दिए गए, वो काले अक्षर हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जजमेंट को सिर्फ पास ना किया जाए, बल्कि जजमेंट इफेक्टिव रूप से काम करे, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जजमेंट जो हाई कोर्ट के आते हैं खासतौर पर पीआईएल के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के रिगार्डिंग क्या मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई हुई। तो इसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई जाए, इसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन जारी की जाए ताकि ऐसा हो, और अगर पॉसिबल हो तो इसके रिगार्डिंग कोई लीगल प्रोविजन भी क्यों ना बना दिया जाए, ताकि जजमेंट्स को जल्द से जल्द इफेक्टिव रूप से अप्लाई करवाया जा सके। क्योंकि ये पीआईएल मैटर्स हैं, जनरल प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है जहां पर पार्टीज अपने हिसाब से कभी भी मैटर को जो है आगे पीछे जो है कवर कर ले। यहाँ पर पीआईएल के मैटर्स हैं, तो पीआईएल के मैटर्स के अंदर जजमेंट जो है वो भी पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर सकता है, करता ही है। तो वहाँ पर आपको जो है एडजुडिकेट जो आप कर रहे हैं उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ही अप्लाई करवाएं,
तो बेहतर होगा। तो उसके लिए जो भी आप उसके अंदर जो है पॉलिसी या गाइडलाइन जारी कर सकते हैं वो करनी चाहिए, जो अभी तक अवेलेबल हमारे सामने नहीं है, ठीक है ना। सो दीज आर प्रॉब्लम्स फॉर PIL पेटिशंस एंड आफ्टर जजमेंट, ठीक है। मैंने दोनों बातें कर ली, क्योंकि PIL जो है मैंने आपको बताया कि हर किसी मैटर के ऊपर लगाई जा रही है, जिसको कुछ और काम नहीं है आजकल PIL लगाया जाता है। तो ये देखने को मिलता है, खासतौर पर जो छोटे मोटे जो एक्टिविस्ट बनकर घूमते हैं सोसाइटी के अंदर, जो अपने आप को एक्टिविस्ट बताते हैं। अब एक्टिविस्ट जैसे RTI एक्टिविस्ट है, तो RTI एक्टिविस्ट तो कुछ तो ढंग के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपना NGO भी चलाते हैं, और NGO चलाने का मतलब वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ अपने आप को RTI एक्टिविस्ट झूठा मूठा बताते हैं, ठीक है ना, और लोगों से पैसा भी हड़प लेते हैं, और बाद में मैटर लगा तो दिया लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के जो यूजलेस मैटर्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, ताकि, और सिर्फ ध्यान ही नहीं देना चाहिए बल्कि कोर्ट, और ऐसा कर भी रही है कि कोर्ट क्या कर रही है कि जो यूजलेस मैटर्स हैं, जो PIL के रूप में लाए गए लेकिन एक्चुअल में PIL नहीं थे, प्राइमा फेसा ही नहीं बनते हैं, तो कोर्ट उसके अंदर अच्छा खासा जो है उस पर जुर्माना भी लगा रही है, कॉस्ट लगा रही है अच्छी खासी, ठीक है ना। जनरली एडवोकेट्स के ऊपर 10,000 20,000 रुपये लगाए जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वो टच होता है ना कि भाई आप भी जो है लॉ के फील्ड से हैं, हम भी लॉ के फील्ड से, चलो ठीक है कम अमाउंट पे कर दिया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, PIL के मामले में अनलिमिटेड पावर रखती है कि जुर्माना कॉस्ट प्रोसीडिंग के लिए कितना भी लगा सकती है, ठीक है ना। तो लाख लाख सवा लाख रुपए तक की भी कॉस्ट लगाई गई है। इसलिए अगर आप PIL लेकर आ रहे हैं तो आप अच्छी तरह से श्योर हो जाएं कि वो मैटर वास्तव में PIL का है, आपका उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, ठीक है ना। पर्सनल इंटरेस्ट की आड़ में कोई आप जो है PIL के अंदर जजमेंट पास नहीं करवाना चाहते, ठीक है। और वहाँ पर कुछ भी जो है कोई और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि आप जो है अपने मैटर को कॉस्ट के साथ में खारिज करवाओ। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप पहले खुद श्योर हो जाएं, आपके पास सारे एविडेंस होने चाहिए, क्योंकि PIL के अंदर क्या होता है कि कोर्ट प्राइमरी इंक्वायरी भी करवा सकती पावर है, ठीक है ना। प्राइमरी का मतलब हो गया कि अभी मैटर ऑन डेट पर आया भी नहीं, और उससे पहले ही कोर्ट जो है अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा रही है, जिसके अंदर अगर मैटर PIL के लायक नहीं पाया जाता है तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी नहीं दी जाएगी और खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब पावर है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से PIL के मुकदमे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए ज़रूरी भी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि इसके अंदर अगर छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो नहीं भी किया जाता है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। कोर्ट फीस इसमें फिक्स होती है, 50 रुपये आपको लगानी है, उसका कुछ नहीं होता। तो आप जो है ज़्यादा महंगा काम नहीं होता है, इसलिए PIL को भी आके लगाया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएँ, उसके लिए कोर्ट भी अब ज़्यादा सतर्क होकर काम कर रही है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक हमारा वो है रेगुलेशन ऑफ PIL। तो PIL को रेगुलेट करने के लिए हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इसमें पॉलिसी बनाई जाए, अगर हो सके तो लीगल प्रोविजन ही बना लिया जाए, या फिर कोई टाइम पे गाइडलाइन भी जारी की जाए तो बेहतर होगा। अब ऑलरेडी जो हमारे पास इसके रिगार्डिंग रेगुलेशन बने हुए हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है गाइडलाइन जारी कर रखी है कि किन मैटर्स के अंदर PIL बिल्कुल नहीं आएगी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्कोप के अंदर, किन मैटर्स के अंदर PIL आ सकती है, किन मैटर में हम लेटर पिटीशन तक भी स्वीकार कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्कोप के अंदर। इसके अलावा हाई कोर्ट के रूल्स बने हुए हैं। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट रूल्स बने हुए हैं, उसके अंदर बता रखा है कि PIL का प्रोसीजर क्या रहेगा, PIL के मैटर्स के अंदर प्रिलिमिनरी लेवल पे क्या क्या हो सकता है, और कहाँ पर बिना जो है आपको मौका दिए ही सुने ही हम मैटर को खारिज भी कर सकते हैं। उसमें स्क्रूटनी कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, वो सब चीज़ें हमें हाई कोर्ट रूल्स के अंदर पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी बने हुए हैं, जिसके अंदर भी PIL को रेगुलेट करने के लिए प्रोसीजर बताया हुआ है, उसके लिए रिगार्डिंग प्रोविजन दिए हुए हैं। तो वो लंबे हैं, खूब सारे हैं, लेकिन लैंग्वेज बहुत ईजी है, तो आपको जब भी टाइम हो आप उसको ज़रूर पढ़ें। आपकी नॉलेज के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप आगे कैरियर में कदम रखते हैं तो वहाँ पर अगर कभी भी आपके सामने कोई PIL मैटर आता है तो आप उसको प्रॉपर्ली लगा पाएंगे, बिना कोई डिफेक्ट के और बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कोर्ट जो है इसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट पास कर सकता है, कि जजमेंट जो बाद में प्रेसिडेंट बन जाएगा, कि जब भी PIL लगाई जाएगी तो इसे 30 लगाई जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग जजमेंट पास करके एक गाइडलाइन सेट की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीगल सर्विस एंड एजुकेशन।
बहुत इजी सा टॉपिक है और इस पर मैं अगर डिटेल में आपको ना ही बताऊं तो आप अपने आप भी इसको कर सकते हैं। फिर भी आपको बता देता हूं लीगल सर्विस का मतलब यहाँ पे क्या है। लीगल सर्विस देखो दो तरह से होती है। लीगल सर्विस दो भी क्या बताऊं, मैं इसको 3 कैटेगरी में तोड़ देता हूं। हाँ, 3 कैटेगरी में तोड़ देता हूं। एक कैटेगरी तो है जो एडवोकेट अपनी लीगल सर्विस देते हैं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वरना मैं भूल जाऊंगा। एक तो है जो एडवोकेट्स, जब आप एडवोकेट बन जाते हैं, आप एडवोकेट किसको कहेंगे, लीगल प्रैक्टिशनर किसको कहेंगे, तो उसके लिए आप एडवोकेट एक्ट पढ़ सकते हैं। तो एडवोकेट्स या लीगल प्रैक्टिशनर जो अपनी सर्विस देते हैं कि मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, आप मेरे पास में आते हैं कि वकील साहब ये केस है, तो मैं आपको मेरी लीगल सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक तो लीगल सर्विस वो हो गई। दूसरी जुडिशियल सर्विस, क्योंकि जुडिशरी जो है वो लॉ के फील्ड से जुड़ी हुई है। लीगल सर्विस को हम क्या बोलते हैं, ए सर्विस विच बिलोंग टू लीगल फील्ड, दैट इज लीगल सर्विस, ठीक है ना। हालांकि इसको 100% लीगल सर्विस के अंदर काउंट करने के ऊपर मतभेद हैं। कुछ लोग जुडिशियल सर्विस को लीगल सर्विस में काउंट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, ठीक है ना। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। तो जुडिशियल सर्विस, क्योंकि वहां पर वो एज जज अपना रोल प्ले कर रहे हैं उस सर्विस के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। जो लीगल प्रोसेस वहां अपनाई जा रही है उसके अंदर वो एज जज अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहां पर वो भी लॉ के फील्ड से जुड़ी हुई सर्विस के अंदर ही काउंट हो रहा है। और तीसरा जो है वो है पैरा लीगल सर्विस, जो मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, पैरा लीगल सर्विस, ठीक है ना। पैरा लीगल सर्विस क्या है? पैरा लीगल सर्विस, मैं कोई एनजीओ चलाता हूँ मान लीजिए, तो अब एनजीओ मेरा अगर लीगल फील्ड से जुड़ी हुई कोई जानकारी या किसी भी तरह की सर्विस मुहैया करवाता है, कई लोग करते भी हैं, वो क्या करते हैं, वो होते हैं एक तरह से बिचौलिए, ठीक है ना। एनजीओ टाइप के होते हैं या कोई अपनी फर्म खोल लेते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुनेंगे, आपसे सारे डॉक्यूमेंट लेंगे और उनसे, उनके साथ में जो किसी एडवोकेट का कंप्लायंस होगा या नेगोशिएशन होता है, वो उस एडवोकेट को उस तरह के मैटर भेज देते हैं आगे, ठीक है ना। तो उन्होंने बीच में सिर्फ आपको एक रास्ता दिया है और एक एप्रोप्रिएट और बढ़िया एडवोकेट उनकी नज़र में जो भी बना हुआ है, उनके साथ में टच में है, वो उस एडवोकेट को आपका केस हैंड ओवर कर देंगे। अब वो वकील साहब आपका केस देख रहे हैं, ठीक है। आप वकील साहब से नहीं मिले, वकील साहब आपसे नहीं मिले, लेकिन केस आपका उन तक पहुंच गया है और वो लगेगा और सारी प्रोसीजर पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर ये जो एनजीओ था या जो बीच का व्यक्ति था, ये क्या कर रहा है, ये पैरा लीगल सर्विस मुहैया करवा रहा है, क्योंकि खुद लीगल फील्ड से बिलोंग नहीं करता है, या करता भी हो तो भी ये खुद आपके लिए डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये इनडायरेक्टली आपको मामला पहुंचा रहा है। तो दिस इज पैरालीगल सर्विस। तो पैरालीगल सर्विस क्या होती है? पैरालीगल सर्विस मतलब ए सर्विस विच इज कनेक्टेड विद लीगल सर्विस बट नॉट ए प्योरली लीगल सर्विस, ठीक है ना। जो लीगल सर्विस को सपोर्ट करती है उसको हम पैरालीगल सर्विस कहते हैं। इंटर्नशिप पे जाते हैं आप, जो कुछ भी करते हैं वहां पर पैरालीगल सर्विस कहलाती है वो, ठीक है ना। क्योंकि इंटर्नशिप पे आप जा रहे हैं तो एज स्टूडेंट जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है अभी तक एडवोकेट नहीं बने हैं। आपको जो कुछ भी वहां दूसरा काम करवाया जाता है, आपको हो सकता है कि वो छोटा काम लगे, लेकिन वो बहुत जरूरी होता है। आपको फाइल्स का बस्ता बांधना तक नहीं आता होगा, जो सीखना बहुत जरूरी है। और आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब हम यही काम करेंगे क्या, ये भी जरूरी है, ठीक है ना। जब आप एज इंडिपेंडेंट एडवोकेट काम करते हैं तो आपको सारा काम खुद ही करना होता है, ठीक है ना। क्लाइंट डीलिंग से लेकर फाइल बनाने तक, और फाइल बनाने से लेकर फाइल पेश करने और बाद में आर्ग्यूमेंट करने तक, और बाद में उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने तक का सारा काम आपको खुद को करना आना चाहिए, जिसमें बीच में बस्ता बांधना भी आ गया, फाइल्स को सही से रखना भी आ गया, ठीक है ना। कोई लीगल प्रोविजन ढूंढना है तो उस जर्नल को निकाल कर उसमें टैग करना भी आ गया, सब काम आ गए, सारे काम आने जरूरी है, तभी आप एक अच्छे और इंडिपेंडेंट एडवोकेट कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो पैरालीगल सर्विस के अंदर क्या है कि जो ऑक्सिलियरी टाइप की सर्विस होती है, जैसे मैंने कहा कि आप एज स्टूडेंट इंटर्नशिप करने गए, तो वहां पर आप से जो भी, जैसे फाइल निकलवाना आपको सिखाया, ठीक है ना, एग्जैक्ट जजमेंट कहां से कैसे निकालना है, किस जर्नल से निकालना है, क्योंकि जर्नल्स आप जो कॉलेज में देखते हैं वो तो 2-4 होते होंगे, लेकिन कोर्ट में आपको या एडवोकेट्स के खुद के जो ऑफिस होते हैं वहां पर आपको एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा खूब सारे जर्नल्स आपको तरह तरह के मिल सकते हैं, जहां पर SCC, AIR, WLC, HLR, है ना, RCC वगैरह खूब सारे आपको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो अपने कॉलेज में देखा होगा सिर्फ उतना ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, ठीक है ना।
CPJ होता है, DJL है, तो बहुत सारे हैं। ओके, तो पैरालीगल के अंदर हम आपसे लीगल सर्विस के जो ऑक्सिलरी वर्क हैं वो सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। आप LLB के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी किसी भी व्यक्ति को अपनी लीगल ओपिनियन देकर उससे उसका जो मैटर है सुनकर एडवोकेट को हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, मीडिएटर का रोल प्ले करना है, तो वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो मीडिएटर जो है वो पैरालीगल सर्विस में काउंट हो जाता है, ठीक है ना। यू आर नॉट एडवोकेट बट यू कैन प्ले रोल ऑफ मीडिएटर। व्हाई? बिकॉज यू हैव सफिशिएंट लीगल नॉलेज, बिकॉज यू आर इन लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर, और जो मुद्दा आपके सामने आया है उसके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप कहते हो कि ठीक है भाई मीडिएटर बन जाता हूं मैं, और जो मेरा मीडिएटर के रूप में जो खर्चा होगा वो मैं ले लूंगा और आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा, बस, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं, या आर्बिट्रेटर का रोल भी प्ले कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये मीडिएटर आर्बिट्रेटर कैसे बनते हैं, उनका क्या काम होता है, प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके लिए आप द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काफ़ी मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको मैं इस बार अभी मैं यहाँ आपको करवा रहा हूँ। एक लीगल सर्विस को हमने कवर कर लिया, पैरालीगल कर लिया, एजुकेशन, तो एजुकेशन लीगल सर्विस के रिगार्डिंग कि भाई आप अगर लीगल सर्विस में अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग जो लीगल एजुकेशन है जो कि LLB और BA LLB के नाम से करवाई जाती है ऑल ओवर इंडिया। तो ये LLB जो 3 ईयर कोर्स है आप समझते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, BA LLB है तो ऑल ओवर इंडिया ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही मिलता है, ठीक है। तो उसके अंदर ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन कोर्स आप जितना कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे डेफिनेटली आप लीगल सर्विस आगे जो दोगे उसके अंदर आप अच्छे से कवर कर पाओगे। आप इंडिपेंडेंट एडवोकेट कितनी जल्दी बनते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका किसी भी कंसेप्ट पर कितनी जल्दी कमांड होती है, आपकी डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी ग्रैस्प करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप LLB के दौरान अगर टॉप भी कर जाते हैं लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, तो आपको जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है वहाँ का थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए आपको 2 साल 4 साल जितना भी इसको लगता है वो थोड़ा सा जरूरी होता है, ठीक है ना। अब कोई 2 साल में इंडिपेंडेंट बन जाता है, कोई 1 साल में बन जाता है, ठीक है ना, सबका अपना अपना है, कोई 5 साल में भी नहीं बनता है, तो ये सबका अपना अपना टाइम लगता है जिसको जैसा लगता है। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग लीगल सर्विस प्रॉपरली। अगर आपकी लीगल एजुकेशन प्रॉपरली नहीं है, अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है या आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एजुकेशन में नुकसान नहीं हो रहा बल्कि आप अल्टीमेटली आपने अपने करियर के अंदर भी नुकसान करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो एजुकेशन प्लेज वेरी वाइटल रोल इन योर करियर एज लीगल सर्विस, चाहे एडवोकेट बने आप या जज बने, कुछ भी बने। तो वहाँ पर यहीं पर अगर आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर एज लीगल एडवाइजर आप अपॉइंट होते हैं तो वहाँ पर भी आपका सिर्फ जो है सिर्फ नॉलेज चेक नहीं किया जा रहा बल्कि साथ में अगर आपको छोटा मोटा एक्सपीरियंस भी है तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने एजुकेशन, आप अपना करियर दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ आप बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए एजुकेशन प्लेज वेरी वाइटल रोल एंड पैरालीगल सर्विस इसके अंदर ज़रूर काम करना चाहिए, आपको एज इंटर्नशिप काम करना चाहिए। और इंटर्नशिप के रूप में कुछ कंपनीज वैकेंसी भी निकालती हैं टाइम टाइम पर, तो आप उसके लिए भी चेक करते रहें। वहाँ पर एज इंटर्न काम करने के लिए वैकेंसी निकालती हैं और उसके लिए पेमेंट भी अच्छा खासा किया जाता है। हालांकि वो होता कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ही है और टेम्पररी होता है, लेकिन वो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा काम हो जाएगा अगर आप कहीं और कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या कहीं किसी दूसरी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं कि आपने वहाँ पर एज इंटर्नशिप काम किया था, ठीक है। या लीगल रिसर्चर के रूप में काम करना, तो वो भी पैरालीगल में काम आता है। अब लीगल रिसर्चर जो है वो कंपनी भी जो है अपने यहाँ पे हायर करती हैं, एडवोकेट्स भी जो है हायर करते हैं और जजेस के यहाँ भी होते हैं। जैसे मैं आज की तारीख की बात करूँ, आज अगर दिनांक हो गई है कितनी 25 जून 2020, वैसे टाइम टाइम पे निकलती रहती है। तो हाई कोर्ट के अंदर जैसे अभी निकली हुई है लीगल रिसर्चर की वैकेंसी निकली हुई है, तो लीगल रिसर्चर वहाँ जज को सीधा ही वो जो है रिपोर्ट करता है कि
लीगल इशू है किसी जज के सामने और वो उसके ऊपर थोड़ा सा श्योर होना चाहता है, वो चाहता है कि इसमें लेटेस्ट अपडेट पता चलें, उसके अंदर कैसे कैसे काम हो रहा है और कुछ उसमें कोई नई बात तो नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो है जज अपने लीगल रिसर्चर को सीधा ही वो वर्क देता है और लीगल रिसर्चर उसके ऊपर काम करके रिपोर्ट जज को सीधी ही सौंपता है, ठीक है ना। इसीलिए लीगल रिसर्चर का इंटरव्यू सीधा सीधा जज ही करता है। लीगल रिसर्चर के कोई एग्जाम नहीं होती है, इसका सीधा इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के अंदर मैं बात कर रहा हूँ जजेस की, ठीक है ना, किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं। कंपनी वाले भी एग्जाम कहाँ करवाते हैं, मैंने तो इंटरव्यू देखा है, तो वो सीधा इंटरव्यू ही करवाते हैं, ठीक है ना। ऐसे एडवोकेट्स होंगे तो वो भी सीधा आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो जजेस भी सीधा ही आपका खुद डायरेक्ट बैठकर आपका जो है इंटरव्यू लेते हैं। उसमें इंटरव्यू होता है, अगर आप पास होते हैं देन यू बिकम ए लीगल रिसर्चर, ठीक है ना। तो लीगल रिसर्चर वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही होता है कि 1 साल के करीब होता है वो, और या फिर वो बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है आपने वर्क कैसा किया है, लेकिन वो परमानेंट नेचर का नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ जजेस के, यहाँ पर कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं। या फिर अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन जज जिसके यहाँ पर आप लीगल रिसर्चर बने थे, अगर वो पहले ही रिटायर हो जाता है तो फिर आपका भी टेन्योर खत्म हो गया, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कहीं कंपनी में जाते हैं या वकील साहब के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो जब तक आपको रखते हैं तब तक होता है, ठीक है। कंपनी में तो आपको परमानेंट रखा है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस रखा है, वो डिपेंड करता है आपके और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। और वकील साहब आपको रखते हैं तो वकील साहब के और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है ना। वो कहते हैं भाई ठीक है आप लीगल रिसर्चर के रूप में काम कर सकते हैं तो आ जाइए हमारे यहाँ पर, वो आपको चेक करते हैं, देखते हैं आप काम कैसा कर रहे हैं तो वो रख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो सब जब आप वहाँ से छोड़ोगे जॉब या आपकी जॉब छूटती है तो वहाँ से जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा वो सर्टिफिकेट आपको दूसरे किसी जॉब के अंदर और खासतौर पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये जो टॉपिक्स हैं ये हमने कवर कर लिए हैं, जो छोटे टॉपिक्स थे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने आज कवर कर लिए हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक अलग नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.